नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन की सौगात मिल गई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। वहीं रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बताते चले कि मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन की सौगात मिल गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। वहीं रानी कमलापति स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे केजरीवाल ने आज पीसी की और कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर संशय बढ़ा दिया है। पीएम डिग्री क्यों नहीं दे रहे हैं उनको, या तो अहंकार है या उनकी डिग्री फेक है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। तो आज एक ही प्रश्न है मेरे सामने कि क्या 21वीं सदी के भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए? डज इंडिया नीड एन एजुकेटेड पीएम? आप अगर कोई कंपनी चलाते हैं और अपनी कंपनी के लिए कोई मैनेजर हायर करते हैं, तब भी उसमें लिखते हैं कि ही शुड बी एमबीए क्वालिफिकेशन लिखते हैं। तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े मैनेजर पढ़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाईकोर्ट के ऑर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेकर जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिग्री इधर उधर, एक दिन अमित शाह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ष पहले डिग्री दिखाई थी। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों, दी क्यों नहीं जा रही? गुजरात विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय डिग्री क्यों नहीं दे रहे? उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे? तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे। एक ही हो सकता है, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अहंकार है कि मैं क्यों दूं, मेरी डिग्री मांगने वाले ये कौन होते हैं, इनकी औकात क्या है। पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्न तो ठीक नहीं है, इस तरह का अहंकार तो ठीक नहीं है। अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए। और दूसरा, हाईकोर्ट का कल ऑर्डर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है, क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्न पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए। किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है, किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, अपने घर की हालात की वजह से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, जिनको पूरी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। मैंने ये जानकारी क्यों मांगी? हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीसी की है और इस पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा, शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो गलत है। जिसने अद्भुत पॉलिसी दी थी, एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री। एक नॉर्मल कहावत में प्रयोग होता है ना कि फ्री की रेवड़ी, पर यहां सबसे ज्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी। एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री। और जब ज्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुलन खो जाता है। मुझे ऐसा लगता है श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है।
वो पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं और पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते भी चले जा रहे हैं, निम्नता पे भी आ रहे हैं और कोर्ट से भी फटकार पा रहे हैं। मगर दो चीजें बहुत साफ होती जा रही हैं। जिस ढंग की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है वो भारत की राजनीति में भाषा, शैली, भाव, भंगिमा, मैं तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। वन होता है द वर्ड्स, द लेटर्स, द एक्सप्रेशन एंड योर बॉडी लैंग्वेज। ये जिस प्रकार की उन्होंने प्रयोग की है ये निम्नतम स्तर की है। यानी मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक दृष्टि से भ्रष्टतम और राजनैतिक दृष्टि से निम्नतम स्तर के ऊपर आ गए हैं। मगर ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं पर ये बहुत चतुर और सयाने हैं कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अद्भुत पॉलिसी दी थी। तो वही बंगाल बिहार में हिंसा थमी और कई इलाकों में धारा 144 लागू है। आपको बता दें कि ममता ने पूरी अब ये जांच सीआईडी को सौंप दी है। वहीं नालंदा में पुलिस का अभी सर्च अभियान भी चालू है। आपको बताते चले कि बंगाल बिहार महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। हिंसा थम गई है लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। बंगाल बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले है लेकिन एनआईए जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं बिहार के नालंदा से 27 जबकि सासाराम से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सासाराम में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था जिसे रद्द कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार रात दंगे करने वालों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई थी। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में शुक्रवार को भी हिंसा हुई है और 3 राज्यों में अब तक 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से घटना की जानकारी ली है। तो बताते चले कि बंगाल और बिहार में जो हिंसा हुई थी अब उसको सीआईडी को सौंप दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि माहौल अब वहां पर शांत नजर आ रहा है। हिंसा थम गई है लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही साथ बंगाल बिहार के कई राज्यों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले है लेकिन एनआईए जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 2 केस दर्ज किए गए। वहीं बिहार के नालंदा से 27 जबकि सासाराम से 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। सासाराम में फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। यहां गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होना था जिसे रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुधवार रात दंगे करने वालों में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रामनवमी के मौके पर कई राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई थी। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में शुक्रवार को भी हिंसा हुई और 3 राज्यों में अब तक 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से घटना की पूरी जानकारी ली है। बताते चले कि बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों में हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत नजर आ रहा है। वही हिंसा भी थम गई है लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। इन राज्यों के हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताते चले कि बंगाल, बिहार के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बंगाल के हावड़ा में जांच सीआईडी के हवाले है लेकिन एनआईए जांच की मांग की जा रही है। यहां 30 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
तो आइए आज बताते चले कि आज हम प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल टाइगर का संरक्षण ही नहीं था, बल्कि जंगल को भी सुरक्षित रखना था। और भी क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। आज हम 50वीं सालगिरह मनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी कैमरा जीवी नहीं थी, वो कॉर्बेट नहीं गई और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, उसकी उद्घाटन तब के चेयरमैन ऑफ द इंडियन बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ डॉक्टर करण सिंह ने किया। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 9 ऐसे हमारे देश में टाइगर रिजर्व चुने गए। उत्तर भारत में कॉर्बेट और रणथंभौर, मध्य भारत में मेलघाट और कान्हा, दक्षिण भारत में बंदीपुर, पूर्वी भारत में सिमलीपल, सुंदरबंस और पालामू, और उत्तर पूर्वी भारत में मानस। 9 ऐसे टाइगर रिजर्व चुने गए जहां ये कार्यक्रम लागू किया गया। आज 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में। हमारे देश का सबसे सफल वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रम अगर एक मिसाल है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आज 53 टाइगर रिजर्व हैं, सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, 19-20 राज्यों में है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संदेशा भेजा, उन्होंने ये कहा था 1 अप्रैल 1973 को, उन्होंने ये कहा था कि जब हम बाघ का संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, न केवल बाघों का संरक्षण होगा, पर हमारे जंगलों का भी संरक्षण होगा। हमें जंगल सुरक्षित रखने के लिए बाघों को सुरक्षित रखना है, और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जंगल को सुरक्षित रखना है। इन दोनों के बीच में एक गहरा ताल्लुकात है। आज देखिए, उस प्रोजेक्ट टाइगर के कारण जो हमारे 53 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, वो इलाका हमारे जो घने जंगल हैं उसका 1/3 अंग है। 1/3, 1/3 हमारे जो घने जंगल का एरिया है हमारे देश भर में, वो इन 53 प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व के इलाके में है। तो मैं समझता हूं, न केवल एक प्राणी का संरक्षण हुआ, बल्कि हमारे जंगलों के लिए, हमारे वन इलाकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम निकला। आज इसका राजनीतिक महत्व यह है, इसका सामाजिक महत्व यह है, इसका आर्थिक महत्व यह है कि हमारे सारे कानून जो हैं, जो बनाए गए थे, वो खतरे में है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें संशोधन लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। स्टैंडिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष मैं हूं, हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार में जो अंकुश लगाया गया था, उसका दरवाजा खोला जा रहा था। जब हमारे हाथी के डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिलता है, हम तालियां बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं, पर जो हकीकत है
हाथियों को लेकर, हमारे हाथी को 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया था। जो खतरे हैं इस कानून के संशोधन से दोनों सदनों में पारित हुआ है। जो हाथियों में व्यापार हुआ करता था, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके दरवाजे खोले गए हैं। सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो तय कर सकते हैं किन हालात में हाथियों के व्यापार हो सकते हैं। और अभी अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, आप जानते हैं दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाने की प्रस्ताव सरकार ने पेश किया। वो बिल उन्होंने पेश किया लोकसभा में, वो सेलेक्ट कमेटी को जाएगा, वो स्थायी समिति को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थायी समिति के अध्यक्ष मैं हूं, कांग्रेस के एमपी हैं। सेलेक्ट कमेटी को इसीलिए भेजा जा रहा है कि वो उनका अध्यक्ष बीजेपी का हो सकता है और जो उनको कहा जाएगा वो रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो 50 साल में उपलब्धि हुई है हमारे देश में जंगलों को बचाने के लिए, हमारे वन इलाकों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन के वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर के वजह से, वो सब आज खतरे में है। आज हम 50वीं सालगिरह मनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी तो वहीं सीएम योगी ने शुभारंभ किया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने संचारी रोग से बचने की अपील भी की और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज हमारे सामने जब हमारे विधायक गण आते हैं, जनप्रतिनिधि गण आते हैं, तो वह अपने विधानसभा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। ड्रॉप आउट रेट का कारण क्या था? विद्यालय के भवन जर्जर थे, फर्श अच्छा नहीं था, विद्यालय में के भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी। यानी ये बुनियादी चीजें थी। लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की बात तो बहुत दूर थी। आधे से अधिक बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आती थी। बालकों में भी यह संख्या 40% के आसपास ऐसा था जो नंगे पैर स्कूल आते थे। यूनिफॉर्म बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। जो एक कार्यक्रम बताते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, उन्हें फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा।
इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानदंडों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, कि इस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का, और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करें और प्रत्येक विद्यालय से लेकर अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने कितना वो रखा है, कितना डाटाबेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि यह आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, एक शिक्षक के लिए भी अपने जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है वहां मैं देखता हूं जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है, जब कभी उनका उस विद्यालय से ट्रांसफर होता है तो पूरा गांव, पूरा समुदाय बड़ा भावुक होता है। हमारे पास पत्र लिखता है कि फलाने शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, कुछ दिन और रुक जाता तो और अच्छा होता। यानी इसको हम लोग अपनी उपलब्धि मानते हैं कि कम से कम हमारा एक शिक्षक ऐसा भी है कि जिसके लिए गांव रो रहा है, गांव जिसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है। यह एक उपलब्धि है एक शिक्षक की। लेकिन हम कहते हैं कि भाई देखो, शिक्षक है, ट्रांसफर पोस्टिंग शासकीय सेवा का एक हिस्सा होता है, और अगर ये अच्छे हैं तो इस अच्छे पर अधिकार और भी लोगों का होना चाहिए। इन्होंने एक मानक तय किया है, आने वाले जो शिक्षक होंगे उनके लिए मानक होगा, ये और भी जगह जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो बुरा है उसको देखकर लोग पहले बोलते हैं कि साहब इसको हटा देते तो अच्छा था, हमारे यहां किसी को मत भेजिए लेकिन इसको तो हटा ही दीजिए। और अगर हटा ही देते हैं, लोग ये मानते हैं कि चलो एक बला कट गई है, इसको तो अच्छा हुआ कि आने वाले समय कोई ना आए। ऐसा 17 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें आशा वर्कर हर घर घर में जाकर के दस्तक देगी, बताएगी कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है इन बीमारियों के प्रति, चाहे वह मस्तिष्क ज्वर हो, कालाजार हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, इस सभी के प्रति। इसके अलावा बहुत सारे लोग टीबी से, तपेदिक से भी पीड़ित होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करने के लिए एक बृहद अभियान को अपने हाथों में लिया है, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक, ये 2023 चल रहा है, यानी मात्र अगले 2 वर्ष के अंदर हमें हर हाल में टीबी से जुड़े हुए पेशेंट को उससे पूरी तरह मुक्त करना है। इसके लिए बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। हो सके तो हर शिक्षक उस ग्राम पंचायत में कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति है, उसको गोद लें। गोद लेने का मतलब उसकी जिम्मेदारी इस बात को लेकर के लें, सरकार उसको कुछ सहायता देती है। एक बड़े कार्यक्रम को बाल विकास और पोषाहार योजना के अंतर्गत हर आंगनबाड़ी में कुपोषित माताओं के लिए और बच्चों के लिए उनका पोषाहार उन्हें उपलब्ध हो, क्वालिटी के साथ उपलब्ध हो, इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना। अन्य तमाम कार्यक्रम इस प्रकार से चलेंगे, एक साथ प्रदेश भर में कार्यक्रम को करना, और इन कार्यक्रमों में सभी विभागों की उपस्थिति इस कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाएगा। 1 महीने के अंदर चलने वाले, 1 महीने तक चलने वाले इन दोनों कार्यक्रमों को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, इन दोनों को नोडल विभाग के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए
एक नए मॉडल प्रदेश और देश के सामने प्रस्तुत करने होंगे। आज दोनों कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों को लेकर के एक नए उत्साह के साथ इन सभी बच्चों को हम लोग आने वाले समय में एक भी बच्चा स्कूल जाने से न छूटे। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य, लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, ये आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र है। इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता थी। तो ये बयान आया है उनके सामने।